नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमृत। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत, पोषणीय, स्थायी, टिकाऊ विकास, सभी इनके एक ही नाम है। यह अवधारणा आज तीव्र गति से होते हुए विकास को देखते हुए इस अवधारणा को लाए गए हैं, क्योंकि इसमें अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का दोहन किया गया है। इसलिए पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है और आने वाली पीढ़ियों का कोई भी आधार नहीं बचेगा इस हिसाब से, क्योंकि वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं में अनिश्चितता का ये क्वेश्चन मार्क लगातार लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी बात करी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही जाए और भविष्य में भी यह विकास लगातार चलता रहे और आने वाली पीढ़ियों को जीने में सहूलियत पैदा हो। तो अगर हम सतत विकास को एक तरह से देखें तो सतत विकास है क्या? तो समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का इसका एकीकरण स्वरूप ही, इनका संतुलित एकीकरण ही सतत विकास है। जैसे कि इसमें तीन चीजों को अगर हम सम्मिलित करें, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, इसका संतुलित एकीकरण ही अगर हम देखें तो सतत विकास है। ये सतत विकास, इन तीनों में संतुलन होना चाहिए। समाज में, पर्यावरण में, अर्थव्यवस्था में अगर तीनों संतुलित तरीके से एक दूसरे के साथ में तारतम्यता बैठाए हुए अगर चलते जाते हैं और विकास की प्रक्रिया इस हिसाब से चलती जाती है तो ये सतत विकास होता है। इसमें यह बताया जाता है और यह वास्तविकता भी है कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी निर्णय हो, कोई भी कार्य हो, उस कार्य का और उस निर्णय का आगे आने वाले भविष्य पर या दूसरे लोगों पर कोई न कोई प्रभाव तो पड़ता है। हमारे यहां पर जो महात्मा गांधी हुए थे, महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने बोला था कि हमारे पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमारी पृथ्वी पर सबके लिए सब कुछ है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर वो लालच रखता है तो उसकी लालच की पूर्ति करने के लिए हमारे यहां पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी हमारी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारी पृथ्वी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तो सक्षम है, लेकिन लालच की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें ऐसा औद्योगिक विकास, इस प्रकार का आर्थिक विकास अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे और यह विकास की धारा लगातार चलती रहे। अगर हम परिभाषा के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास को देखें तो यह क्या है? मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ में मानव अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखे। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का
विवेकपूर्ण, मितव्ययीपूर्ण, संतुलित और विनाश रहित उपयोग करना ही सतत या पोषणीय विकास कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, सतत विकास या पोषणीय विकास क्या होता है, तो मानव अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें क्या है, एक चीज है आवश्यकता। आवश्यकता किसकी, मानव की। कब, एक तो अपनी वर्तमान अब की और एक आने वाली पीढ़ियों की। तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान में रखकर मानव अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ी की, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान में रखकर करे। और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से उपयोग करे, विवेकपूर्ण, मितव्ययीपूर्ण और संतुलित और विनाश रहित उपयोग करे। प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण के साथ में विवेकपूर्ण उपयोग करे, मितव्ययीपूर्ण उपयोग करे, संतुलित पूर्ण उपयोग करे और विनाश रहित संसाधनों का उपयोग करे। इसे हम सतत विकास या पोषणीय विकास कहते हैं। अगर इसे देखें हम संक्षेप में कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर। अगर संक्षेप में हम सतत विकास को देखें तो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना, आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कि हम इस प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति ना करें कि हम संसाधनों का विनाश ही कर बैठे। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें, प्रकृति से उतना ही लें कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और संसाधनों का संरक्षण भी करें और संसाधनों का इतना भी दोहन ना करें और उसको अधिशेष को छोड़ दें कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता हमको ना करना पड़े। तो इसे ही आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सतत विकास या पोषणीय विकास कहलाता है। अब हम देखेंगे साथियों कि यह सतत विकास की संकल्पना कहां से शुरू होती है, सतत विकास क्या है, कहां से शुरू होता है। अगर हम इसको देखें तो यह संकल्पना अब हम देखते हैं कि सतत विकास की संकल्पना का विकास कैसे हुआ। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले 1987 में यह शब्द उभर के आया था कि सतत विकास क्या है। तो इसकी संकल्पना किस प्रकार से उभर के आई, तो यह संकल्पना उभर के आई 1987 में। 1987 में क्या हुआ था, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था थी, एक आयोग था संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आयोग था, आयोग का नाम था WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। तो
1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आयोग था WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। इस विश्व आयोग ने 1987 में एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर। इसने WCED पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट का नाम है हमारा साझा भविष्य। इसे ही द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसे ही द ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आयोग था WCED ने एक रिपोर्ट जारी की, हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर, या इसी रिपोर्ट को हम बोलते हैं द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले इसी रिपोर्ट आई थी 1987 में, तभी इसका प्रयोग किया गया। और इन्होंने ये बोला कि संसाधन असीमित नहीं है, संसाधन असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, इसलिए हमें हमारा विकास करते हैं तो हमें उतना ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितना हमारी वर्तमान पीढ़ी को जरूरत है, और भविष्य की पीढ़ी का हमें ध्यान रखना चाहिए और संसाधनों का बचाव या संरक्षण करना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हैं, सतत विकास से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन मुद्दों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से मुद्दों के बारे में उन्होंने बात करी? इन्होंने बात करी कि ग्रीन हाउस इन्होंने इन मुद्दों की बात करी कि इन मुद्दों का हमें साथ में ध्यान रखना चाहिए सतत विकास में, कि ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन से भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने बताया कि मृदा व जल की अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, मृदा और जल की अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, वायु की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। चौथा, खनिज संसाधनों का वर्तमान में अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, इनका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, इसलिए इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेज गति से दोहन किया जा रहा है कि हमारी जो भूमि है इसके आवरण में तीव्र गति से हानिकारक बदलाव आ रहे हैं। इसके साथ में जैव विविधता का तीव्र गति से विलोपन हो रहा है। हमारे यहां क्या हो रहा है कि इतने तेज गति से और गंदे तरीके से विकास करने के कारण, विकास की अंधी दौड़ के कारण जैव विविधता का तीव्र गति से विलोपन होता चला जा रहा है। तो हमने देखा कि सतत विकास में किन मुद्दों की ओर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। मृदा और जल की अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। वायु की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से भूमि के आवरण में बदलाव आ रहा है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। और जैव विविधता का तीव्र गति से विलोपन हो रहा है, तो हमें इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए
कि कई हमारे यहाँ के पृथ्वी के कई विकसित राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने विकास की अंधी दौड़ में उन्होंने अपने दिमाग की मानसिकता ऐसी कर रखी है कि ये संसाधन तो यहाँ पर पृथ्वी पर असीमित हैं, ये कभी भी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है कि वो लगातार विकास की अंधी दौड़ में पृथ्वी और पर्यावरण और संसाधनों का लगातार विनाश किए चले जा रहे हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों को, उन देशों को, हमारे यहाँ क्या है कि अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी जाके हमारी पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों का भला हो सकता है। सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं? भाई सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं? इसका है कि एक तो प्राकृतिक संसाधन है, इनका अनुकूलतम उपयोग, प्लस संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का हमें अनुकूलतम उपयोग करना होगा और इसका संरक्षण करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, बरकरार रहे। संसाधनों में नैसर्गिक पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, तो ये नैसर्गिक पुनर्निर्माण की क्षमता संसाधनों में बरकरार रहे, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में तालमेल। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में तालमेल बिठाना, पारिस्थितिकी सुरक्षा एवं संतुलन करना होगा। पांचवा, तो सतत विकास या संपोषणीय विकास या स्थायी विकास के उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का हमें अनुकूलतम उपयोग करना एवं संरक्षण करना। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है इनके नैसर्गिक पुनर्निर्माण की जो क्षमता है इसे बरकरार रखना। तीसरा, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में तालमेल बिठाना। चौथा, पारिस्थितिकी की सुरक्षा एवं संतुलन कायम रखना। पांचवा, ऊर्जा की दक्षता और छठा, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाना, क्योंकि जैसे कि ये पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये असीमित संसाधन है और भविष्य का विकास इन पर टिका हुआ है, क्योंकि कोयला, पेट्रोल इत्यादि जो जीवाश्म ईंधन है इनके भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता हमें बढ़ानी होगी। अब हम देखते हैं कि सतत विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय क्या क्या समझौते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौते कि सतत विकास किस तरीके से उभर के आया, किस किस तरीके के समझौते हुए, कब कब हुए। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि यह बात है 1992। 1992 में क्या हुआ कि रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो, ये कहां है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, यहां पर 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें लगभग विश्व के 100 देशों ने भाग लिया। विश्व के 100 देशों ने भाग लिया और यह सतत विकास पर होने वाला, यह सतत विकास पर यह प्रथम सम्मेलन था। सतत विकास पर होने वाला यह प्रथम सम्मेलन था। इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या क्या थे? इस सम्मेलन के उद्देश्य थे, एक तो जो पर्यावरण की सुरक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का समाधान ढूंढना। एक तो पर्यावरण सुरक्षा तथा
सामाजिक और आर्थिक विकास से जो समस्याएं उभरी हैं इनका समाधान ढूंढना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और इसके साथ में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, इससे जो नई नई समस्या पैदा हुई है और इन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही इस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 का जो ये सम्मेलन हुआ था, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो इसमें सम्मेलन जब खत्म हुआ तो इसमें कई निष्कर्ष निकल करके सामने आए। एक तो जलवायु परिवर्तन अभिसमय पर हस्ताक्षर, जलवायु परिवर्तन अभिसमय पर सबने हस्ताक्षर किए। दूसरा, जैव विविधता अभिसमय पर हस्ताक्षर किया। और एक एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 यह था कि 21वीं सदी में सतत विकास के लिए बनाई गई एक कार्य योजना थी। 21वीं सदी की एक कार्य योजना, 21वीं सदी में सतत विकास के लिए बनाई गई एक कार्य योजना थी। और इस कार्य योजना को कार्यान्वयन करने के लिए और लागू करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, सतत विकास आयोग। तो हमने देखा कि यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इसमें 100 देशों ने भाग लिया। सतत विकास पर यह प्रथम सम्मेलन था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का समाधान ढूंढना। इसमें ये निष्कर्ष निकाले गए। इसमें जलवायु परिवर्तन जो कन्वेंशन था, इस पर हस्ताक्षर किए गए। जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और एक एजेंडा 21 निकल के आया, जिसका अर्थ है कि 21वीं सदी में जो सतत विकास की जो कार्य योजना है, इसको बनाना और इसी कार्य योजना को लागू करने के लिए सतत विकास आयोग का गठन किया गया। ये पूरे 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में निकल करके सामने आए थे। उसके बाद में दूसरा सम्मेलन 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। यह दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था और इसको रियो प्लस 10 पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह 10 साल बाद में हुआ था। 1992 के 10 साल बाद में हुआ था, इसलिए रियो प्लस 10 पृथ्वी सम्मेलन इसको कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका में यह हुआ था। तो यह क्या था? एक तो सतत विकास पर यह द्वितीय सम्मेलन था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर द्वितीय सम्मेलन था। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक तो एजेंडा 21 जो थी, इसके कार्यान्वयन यह दोहराया। एजेंडा 21 का कार्यान्वयन दोहराया और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे, इनको लागू करने का लक्ष्य रखा। तो इसमें क्या किया गया था? सतत विकास सेकंड सम्मेलन इसको जाना जाता है। एजेंडा 21 का कार्यान्वयन को इस सम्मेलन में दोहराया गया और MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, इसमें लागू करने का लक्ष्य रखा गया। अब हम इसी के साथ में देखते हैं जो 2012 में रियो 20 सम्मेलन, यह रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में।
यह 2012 में हुआ, पहले 1992 में हुआ था, उसके बाद में 20 साल बाद में यह ब्राजील में वापस रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और यह सतत विकास पर यह तृतीय सम्मेलन था। तृतीय सम्मेलन किस पर? सतत विकास पर। इसमें क्या हुआ था कि इस सम्मेलन में भागीदारी इसमें देशों ने निभाई, और इसके साथ में गैर सरकारी संगठनों ने, गैर सरकारी संगठन प्लस देश प्लस अन्य विभाग या कई अन्य प्रकार के समूह थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में किन किन चीजों पर फोकस किया गया था? इन चीजों पर फोकस किया गया था। एक तो गरीबी को दूर करना, दूसरा स्वच्छ ऊर्जा, और तीसरा सतत विकास करना। इस सम्मेलन में, जो रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन हुआ था 2012 में, इसमें गैर सरकारी संगठन और अनेक समूह अनेक देशों के साथ में इनमें भाग लिया, और इस सम्मेलन में फोकस किस ओर किया गया था? एक तो गरीबी को दूर करने में, एक स्वच्छ ऊर्जा में, और एक सतत विकास को करने में। इसमें इन चीजों पर फोकस किया गया था। इसमें यह बताया गया कि सतत विकास के साथ में हमें सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण हमें करना होगा। सतत विकास करना होगा, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ में हमें क्या करना है? पर्यावरण संरक्षण करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की सतत पूर्ति होती रहे। इस प्रकार से यह सतत विकास से संबंधित अंतरराष्ट्रीय जो ये समझौते थे, जिनसे निकल के ये सतत विकास निकल करके सामने पूरे विश्व पर यह लागू हो रहा है, और दुनिया इस ओर गतिशील है। अगर हम देखें तो सतत विकास के मूलभूत विचार कौन कौन से हैं, इसके मूल तत्व कौन से हैं, तो हमें इसमें अगर हम देखें तो अंतर पीढ़ी की समानता, इसमें पहला मूलभूत तत्व देखें सतत विकास में, अंतर पीढ़ी की समानता। इसमें वर्तमान पीढ़ी को तो संसाधन प्रदान किया जाकर, और भविष्य के लिए भी हमें संसाधनों का सुरक्षा करना होगा। अगर हम दूसरे देखें कि इसमें लोगों की मात्रात्मकता की बजाय गुणात्मकता के विकास पर जोर दिया जाए। यह जैव विविधता व पारिस्थितिकी का संरक्षण करना। तीसरा, ये इसके मार्गदर्शक के मूल तत्व हैं। अगर और हम देखे जाएं, नवीनीकरण संसाधनों की दर का पुनर्सर्जन की दर से अधिक उपयोग नहीं करना होगा, और हमें क्या है कि अनवीकरणीय जो संसाधन है इनका उपयोग उतना करना होगा जितना हम नवीकरणीय संसाधनों से इनको प्रतिस्थापन कर जाएं। अगर हम इनका उपयोग ज्यादा कर जाएंगे तो इनका प्रतिस्थापन नहीं होगा, तो वही संकट हमें देखने को मिलेगा। संसाधन उपयोग की नीतियों को लागू करना होगा ताकि संसाधनों की सुरक्षा बनी रहे, और हमें पर्यावरण बदलाव के साथ में हमें क्या करना होगा, समाज को भी अपनी शोध और क्या है आविष्कारों के साथ में ये हमें बदलना होगा, और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। सतत विकास के जो मार्गदर्शक तत्व हैं उनमें से हम देखें तो अगला है कि संसाधनों के हमें विकल्पों का संरक्षण करना चाहिए। विकल्पों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए कि संसाधन हमारे व्यर्थ में नहीं चली जाए। पर्यावरण की गुणवत्ता का भी हमें संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण की गुणवत्ता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे मार्गदर्शक तत्व में लैंगिक समानता होनी चाहिए कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार से रखा जाए जिसमें पुरुष और महिलाओं को भी समान तरीके से संसाधनों का वितरण समान हो, और वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ और स्वच्छ वातावरण हम दे सकें। संसाधनों का वहन क्षमता से हमें अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें इनमें संतुलन बनाए रखना चाहिए।
स्ट्रेटेजी अगर हम देखें सतत विकास की प्राप्ति की कौन कौन सी रणनीतियां हो सकती हैं, तो इसमें गैर पारंपरिक संसाधनों का, हमें ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। क्या क्या रणनीतियां होंगी? गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करना होगा। दूसरा, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना होगा, जैसे एलपीजी गैस या सीएनजी गैस का। तीसरा, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीक का उपयोग, हमें गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करना होगा, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना होगा, जैसे कि एलपीजी गैस का उपयोग करना होगा, सीएनजी गैस का उपयोग करना होगा, और पर्यावरणीय हितैषी नवीन तकनीकों का उपयोग करना होगा, जैसे हमें पेट्रोल के साथ में अगर हम इथेनॉल मिलाएं तो इससे क्या है कि प्रदूषण घटेगा। पेट्रोल के साथ में अगर हम इथेनॉल मिलाएं तो वायु की प्रदूषण घटेगा। जैव उपचार तकनीकी अगर हम उपयोग करें, जैसे कि आजकल ट्रेनों में बायो टॉयलेट की बढ़ रही है, बायो टॉयलेट लगाए जा रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें बायो टॉयलेट में क्या होता है कि पानी उसमें कम उपयोग में होता है, तो पानी की बचत होती है। और हमें क्या करना होगा? जनसंख्या की वृद्धि कम करनी होगी, तो हमें क्या करना होगा? क्या क्या रणनीतियां अपनानी होगी संसाधनों का यह सतत विकास की प्राप्ति के लिए? क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग हमें बढ़ाना होगा, स्वच्छ ईंधन का उपयोग हमें करना होगा, जैसे एलपीजी और सीएनजी का ज्यादा उपयोग करना होगा, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों का उपयोग हमें करना होगा, जैसे पेट्रोल और एथेनॉल मिला करके इसका हम उपयोग करें तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा, और बायो टॉयलेट का उपयोग करें तो पानी का भी उपयोग कम होगा। हमें जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना होगा, क्योंकि सारी समस्याओं को जड़ी जनसंख्या वृद्धि है। और पारिस्थितिकीय संरक्षण और संवर्धन को हमें बढ़ाना होगा। संसाधन प्रबंधन हेतु हमें मजबूत शासन चाहिए, क्यों? मजबूत शासन होगा तो ही वो रणनीति बनाएगा और नीति बनाएगा। लेकिन इसके साथ में हम ये देखते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो संरक्षण का हो, चाहे वो विकास का हो, चाहे सतत विकास का हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी के बिना कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा ये सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।